आज हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4.1, टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एडिड, हाउ विल दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 12 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। दो फोर्सेस है, एक 7 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है। उन दोनों फोर्सेस को हमने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इनका रिजल्टेंट पहले नंबर पर 12 आना चाहिए और फिर जब हम दोबारा ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 आना चाहिए। दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं, 5 एंड 7 को। 5 को 7 के अंदर ऐड करना है, उस वक्त 12 की बजाय आपके पास 2 आना चाहिए। ऑर्डिनरी मेथड है, उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। 7 के अंदर अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन वेक्टर में ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि वेक्टर में ऐसा पॉसिबल होने का मतलब ये है, जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो वो जो एडिशन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन और थर्ड चीज़ है वो जो क्वांटिटीज़ है जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। जब दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो वो तभी वेक्टर कहलाएगा जब वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करे। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे तो फिर वो वेक्टर नहीं है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है करंट और प्रेशर, जिनके डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो स्केलर में हम गिनते हैं, वो वेक्टर नहीं है। बेसिकली वो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे तो वो स्केलर नहीं होता, बल्कि वो टेंसर क्वांटिटी होती है। क्योंकि 9-10 फर्स्ट से सेकंड ईयर लेवल पर टेंसर क्वांटिटी कोर्स में इंक्लूड नहीं है, तो टेंसर क्वांटिटी स्केलर की तरह ऐड होती है, जिसकी वजह से हम टेंसर को भी हम स्केलर में गिनते हैं। असल में स्केलर नहीं है, याद रखनी आपने। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं, जैसे कि 5 और 7। अब इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे तो 12 आएगा, एक दफ़ा ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इनके एंगल को चेंज करेंगे। एंगल चेंज करेंगे तो दो सिमिलर चीज़ों का जो सम है वो उनका रिजल्टेंट है वो डिफरेंट आता है। हर एंगल के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना। अगर एंगल चेंज करने के बावजूद भी रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर वो वेक्टर्स नहीं है। F1 7 न्यूटन ये हमने ड्रॉ किया है और F2 है वो 5 न्यूटन है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल है। पहला केस में हमारे पास जो केस 1 है उसमें दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो दो फोर्स को हम ऐसे ऐड करेंगे, F क्या है, रिजल्टेंट है F1 प्लस F2। F1 हमारे पास 7, F2 हमारे पास 5। क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं है, दोनों के साथ पॉजिटिव है। तो 7 प्लस 5 12 न्यूटन, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन अब इन दोनों का सम +2 कैसे आते हैं, 2 कैसे आते हैं वो हम समझते हैं। 7 न्यूटन हमारे पास ये है, 5 न्यूटन। 7 न्यूटन और 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में जो थीटा है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान वो हमारे पास है 180। अब 180 पर ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इनका सम होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस इंटू माइनस F2। असल में वेक्टर में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन होता है और एडिशन भी तो एडिशन ही है, तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है। तो सब्ट्रैक्शन में हम नेगेटिव वेक्टर को पहले वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया, F1 प्लस इंटू माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो F2 के साथ मैंने माइनस लिखा। F1 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 5। माइनस तो पहले से मौजूद है फार्मूले में, डायरेक्शन का है। तो अब क्या होगा, -5 को +7 में ऐड करेंगे तो +2 न्यूटन आए। अब देखिए वैल्यूज 5 और 7 है, यहाँ पे थीटा 0 था तो इनका सम 12। अगर यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, थीटा 180 है तो इनका सम क्या है, 2 न्यूटन आए। अगर आप सपोज करें, ये मैं रफ एक चीज़ और समझाने लगा हूँ आपको, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास है 5 न्यूटन, ये हमारे पास सपोज 7 न्यूटन। इनका सम क्या होगा, ये वाला होगा। F1 हमारे पास, ये F2 है,
ये F1 है सपोज। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे होगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे होगा F इज इक्वल टू 49, ये 25। इनको ऐड करके रूट लेंगे तो फिर भी इस केस में भी F1 और F2 का जो एडिशन का जो रिजल्ट है वो इन दोनों से डिफरेंट होगी वैल्यू। हर एक एंगल पर डिफरेंट वैल्यू आती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सट्रूशन को फॉलो करना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन और टाइट नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर व्हाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नेट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज इज नॉट सुटेबल व्हाई। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है गाड़ियों का जो नेट है उसको खोलने के लिए या टाइट करने के लिए या खोलने के लिए हम लॉन्ग स्पैनर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक छोटे नेट को टाइट करने के लिए लॉन्ग रेंज या लॉन्ग स्पैनर है वो सुटेबल नहीं होता। इसकी क्या रीज़न है? तो इसको समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे टॉर्क का। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ आंसर। इसका अंदर हम आंसर भी करेंगे साथ साथ और इसको समझते भी हैं। एज वी नाउ दैट टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D। F क्रॉस L से भी शो कर सकते हैं, F क्रॉस D से भी आप शो कर सकते हैं। मोमेंट आर्म को L से भी शो कर सकते हैं, मोमेंट आर्म को आप D से भी शो कर सकते हैं, मोमेंट आर्म को आप R से भी शो कर सकते हैं। तो टार्क डिपेंड कर रहा है फोर्स एंड मोमेंट आर्म के ऊपर। व्हीकल के जो टायर है उसके जो नेट को टाइट करने के लिए हम लॉन्ग मोमेंट आर्म का हम रेंज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लॉन्ग स्पैनर का मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है। तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा तो हमें उसको खोलने के लिए और टाइट करने के लिए हमारे लिए आसानी पैदा होगी। जल्दी नेट टाइट होगा और जल्दी नेट खुलेगा। लेकिन स्मॉल नेट को खोलने के लॉन्ग रेंज जो है वो स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्पैनर या लॉन्ग रेंज हम अगर छोटे नेट को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग स्पैनर या लॉन्ग रेंज की मोमेंटम ज़्यादा है तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। अब छोटे नेट के लिए छोटा टार्क काफ़ी होता है, अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टार्क उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो नेट टूटने का खतरा होता है। इसलिए छोटे नेट को टाइट करने के लिए हमें छोटा स्पैनर यूज़ करना चाहिए। बड़े जो नेट है उसको खोलने के लिए हमें लॉन्ग स्पैनर या लॉन्ग रेंज इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो टार्क भी ज़्यादा होगा और हम इजीली उसको खोल सकते हैं। लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन or tight nets of vehicles tire because long spanner has large moment arm, so it produces larger torque and we can open or tight the net easily with the help of this wrench। छोटे नेट को टाइट करने के लिए हम स्मॉल लेंथ के रेंच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे नेट को टाइट करने के लिए कम टार्क चाहिए जो कि स्मॉल लेंथ के रेंज से पैदा होता है। अगर आप लॉन्ग लेंथ के जो रेंज अगर इस्तेमाल करेंगे छोटे नेट को टाइट करने के लिए तो लार्ज टार्क की वजह से वो नेट टूट सकता है, डैमेज हो सकता है।